Next topic, that is chemical changes. The changes in which two or more substances combine chemically to form new substances with different properties are called chemical change. Chemical change क्या होता है? ऐसा change जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं केमिकली, ठीक है, केमिकली उन्हें कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिससे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, और इन्हीं केमिकल चेंजेस को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है. केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल एज द ओरिजिनल प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक. केमिकल चेंजेस हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हैं, इसके अंदर कभी भी ओरिजिनल जो चीज़ है आपको वो वापस नहीं मिलती. जैसे आप खिचड़ी बना रहे हैं तो आप खिचड़ी में से दाल और चावल फिर से कच्चे नहीं निकाल सकते, वो एक बार पक गए मतलब वो हो चुका है रिएक्शन, ठीक है. For example, the raw fruits cannot be obtained back from the ripened one, and wood cannot be obtained back from the ashes formed after burning of wood. जैसे पका हुआ फ्रूट है तो फिर से वो कच्चा नहीं हो सकता, ठीक है. और ऐसे ही अगर एक बार लकड़ी जल गई है तो उसकी जो ऐश होती है, मतलब बची हुई जो राख होती है, उससे आप फिर से लकड़ी नहीं बना सकते. तो ये क्या थे? ये इरिवर्सिबल चेंजेस थे. A chemical change result in the formation of new substance with properties different from those of the reactant. केमिकल चेंज से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है? एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से भी अलग होती है. मतलब जो आपने सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी से आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बहुत अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ गैसेज दैट बर्न. However, the two reacts chemically to form water that is liquid and that doesn't burn. केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. हाइड्रोजन भी हाईली कंबस्टेबल होती है और ऑक्सीजन भी आग लगाने में हेल्प करती है, ठीक है. बट जब वो दोनों को केमिकली मिलाया हमने तो क्या बना? लिक्विड वाटर बना, जो कि आग का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं, वो तो और आग को बुझा देता. तो प्रॉपर्टी दोनों सब्सटेंसेस तो आग लगा रहे थे, बट जो प्रोडक्ट बना वो आग नहीं लगा रहा. तो ये हो गया ना डिफरेंट. A few more properties of chemical changes are given below. कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई, जैसे चेंज इन कलर में चेंज आ जाता है. A change in color may indicate that a product has formed that is different from the reactant. कलर में अगर चेंज आ रहा है तो वो बता रहा है कि रिएक्टेंट से केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो आपका केमिकल रिएक्शन जो भी हुआ है उसके बाद क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, मतलब वहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्स्ड इन अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन. जब भी आप कॉपर सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अगर आप कील डालेंगे, अपनी नॉर्मल आयरन नेल डालेंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उस आयरन नेल का नहीं, उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट. तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बन जाता है? वो आयरन सल्फेट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या चलेगी? आयरन नेल चली गई. तो आयरन ने किसके साथ रिएक्शन किया? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा, तो आपको क्या मिल जाता है? आयरन सल्फेट मिल जाता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपको वर्ड इक्वेशन दी हुई है. केमिकल वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज दैट टेक प्लेस कैन बी रिटर्न एज. यहाँ पर रिटर्न दिखा हुआ आपको कॉपर सल्फेट प्लस आयन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयन की नेल थी वो, ठीक है. तो हमने जब बनाया तो क्या बन गया? आयन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है. ऐसी फॉर्मेशन ऑफ गैस भी होता है. इन सम केमिकल चेंजेस अ गैस इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट एंड इज रिलीज एज एफरवेसेंस. एफरवेसेंस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ गैस एज बबल्स इन लिक्विड. उस लिक्विड के अंदर जो गैस होती है वो बबल्स के फॉर्म में निकलने लगती है, तो उसे कहा जाता है एफरवेसेंस. अगर वो भी हो रहा है तो वहाँ पर मतलब केमिकल चेंजेस हुए हैं. कॉमन केमिकल रिएक्शंस विद एफरवेसेंस यूजुअली रिलीज देयर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है. अब जब भी अगर कॉमनली देखा जाए तो तीन चीज़ें रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, या फिर अमोनिया गैस रिलीज होती है. For examples, when zinc granules are added to hydrochloric acid, bubbles of hydrogen gas are formed. जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक के मतलब बीज की तरह बोल सकते हैं आप, सीड्स की तरह होते हैं वो. उनको अगर आपने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो वो बबल्स बनेंगे, तो वो क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. Word equation and balanced chemical equation of the reaction take place between zinc granules and hydrochloric acid can be written as this: zinc plus 2HCl plus ZnCl2 plus H2O, ठीक है. तो ये क्या थी आपकी? ये कुछ चेंजेस थे, केमिकल चेंजेस थे. ये चेंजेस इन कलर हो गया, अब चेंजेस इन फॉर्मेशन ऑफ
गैस भी होगा, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं कि हाँ, केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट आता है आपका इवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कहीं जगह हीट निकलती है और कहीं जगह अब्जॉर्ब हीट हो जाती है। अ केमिकल चेंज में कॉज द इवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दस चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है या तो हीट का या अब्जॉर्प्शन होता है हीट का, जिससे क्या होता है चेंज द टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं। हीट निकलेगी तो ऑफकोर्स, अब जैसे गर्मी है तो हीट है अभी, तो ये गर्मी में टेम्परेचर अलग होता है और ठंड में टेम्परेचर कम होता है, तो वही चीज़ है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है रिएक्शन के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। कार्बन क्या करती है, रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही में हीट भी मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हीट लिबरेट हो जाती है। ऐसे ही क्लोराइड कार्बन रिएक्ट्स विद सल्फर अब्जॉर्बिंग द हीट एंड फॉर्म्स कार्बन डाइसल्फेट। अब यहाँ पर क्लोराइड में क्या होता है, क्लोराइड कार्बन प्लस कार्बन क्लोराइड कार्बन प्लस सल्फर जब मिलते हैं तो हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है और वो क्या बना देती है, कार्बन सल्फेट बना देती है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब एक गाढ़ा सा सब्सटेंस बन जाता है। अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल कंपाउंड, मतलब जो कि मिक्स नहीं होता है इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्यूशंस, जिसके अंदर सॉल्यूशन इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्सड, अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अगर हम लोग लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। Lead nitrate and potassium iodide react with each other to form yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate। तो इससे क्या होता है, lead iodide बन जाता है या तो प्रेसिपिटेट बनता है lead iodide और पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन आपको दे रखी है। अब आता है एक चेंज आता है इमिशन ऑफ लाइट, साउंड और स्मेल। या तो लाइट इमिट होती है या साउंड, आपको कोई पॉपिंग साउंड सुनाई देता है या फिर कोई स्मेल आती है, ये भी होता है केमिकल रिएक्शंस में। सम रिएक्शंस में इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ लाइट। इमिशन ऑफ लाइट मतलब रिलीज होना लाइट का। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज दैट यूजुअली इवॉल्व्स द इमिशन ऑफ हीट एंड लाइट। बर्निंग में होता ही है, आप अगर किसी चीज़ को जला रहे हैं तो आपको लाइट भी मिलती है, साथ में हीट भी मिलती है। अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डिजलिंग वाइट लाइट। और मैग्नीशियम रिबन जो है, अगर उसको बाहर निकाल देते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती है वो, तो वो एक डिजलिंग वाइट लाइट किस तरह से निकलती है, ठीक है। When firecrackers are lit, they explode producing loud sound and smoke। और ऐसे जब आप पटाखे जलाते हैं तो वो एक्सप्लोड होते हैं, फूटते हैं, वो तो साउंड भी आता है और धुआं भी निकलता है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ केमिकल चेंजेस। अब आते हैं आपके रस्टिंग पे। रस्टिंग क्या होता है देखते हैं हम। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमन केमिकल चेंजेस। अब हम कुछ केमिकल चेंजेस देखेंगे कॉमन, जो हमने पिछले साल भी पढ़े हैं, बट इस बार हम थोड़े डीप में जाएंगे उसके। रस्टिंग, you have seen that old iron gates, locks and chains often develop a reddish brown powdery और फ्लैकी सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस। आपने घर में देखा ही है, कुछ ब्राउन कलर का अगर कोई भी लोहे की चीज़ है तो उसके ऊपर ब्राउन सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, उसे कहा जाता है रस्ट। केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। जो केमिकल नेम है रस्ट का उसे कहा जाता है आयरन ऑक्साइड। मतलब आप घर में अब आप बोल सकते हैं आपके रस्ट जहाँ पर जंग लगा हुआ ना, उसे बोलो ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। It is formed when iron is exposed to moisture and oxygen in air। ये क्यों होता है, जब भी कोई भी लोहे की चीज़ अगर पानी की कुछ बूंदों के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है, पानी की वेपर्स की वजह से, वाटर वेपर्स से भी मॉइस्चराइजर मतलब वाटर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर वो गीला होता है तो वहाँ क्या आ जाता है, रस्टिंग आ जाती है, मतलब आयरन ऑक्साइड वहाँ पर बन जाता है। देयरफॉर रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज इन विच आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और रस्ट। ये केमिकल चेंज हुआ क्योंकि आयरन ने रिएक्शन किया वाटर और ऑक्सीजन के साथ, जिससे आपको क्या मिला, आयरन ऑक्साइड। द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, तीन चीज़ें लग रही, ठीक है, तो इसलिए उनको प्लस प्लस में इंडिकेट किया है, गिव्स आयरन ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन भी दी, 2Fe प्लस H2O प्लस O2 गिव्स Fe2O2 XH2O। XH2 मतलब कितना भी पानी वहाँ हो सकता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर आपको मिलता है। अब यहाँ पर एक आपको कुछ दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी है, टू शो दैट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम स्कूल्स में ही करेंगे इसको। आयरन इज मोर prone टू रस्टिंग इन कोस्टल एरियाज वेयर द वेदर इज
more humid. आयन जो है रस्टिंग बहुत ज़्यादा करता है कहाँ पर, कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग लगता है. किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर वेदर जो है हमेशा ह्यूमिड रहता है, नमी रहती है हमेशा. रस्टिंग कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ब्रिजेस, शिप्स, बिल्डिंग एंड मशीन्स. आप सोचो अगर जो ब्रिज पानी के अंदर से निकल के बनते हैं उसमें कितना ज़्यादा नुकसान होता हो. अगर वहाँ तो बनते तो लोहे के, प्लास्टिक के तो बनाते नहीं है, तो अगर उनके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी तो वो ख़राब हो जाते हैं. तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंशन मेजर्स भी दिए हुए. Rusting can be prevented if the surface of the iron object is not allowed to come in contact with air and water vapor. अगर वो आयन सरफेस एयर और वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आता है तो रस्टिंग नहीं होगी. सम मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग आर एज फॉलो. कुछ मेथड्स दी हुई हैं, देखते हैं क्या है वो. पेंटिंग सबसे सिंपल मेथड. Paint prevents surface of iron object from coming in contact with air and moisture, thereby preventing rusting. अगर आपने उसका आयन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर दिया है तो वो आयन जो है वो मॉइस्चर के कंटेंट और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा. जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी. ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. ऑयल और ग्रीस form a protective coating on the surface of the iron object and prevent its contact with air or moisture. यही अगर आप तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं तो भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आयन का नहीं होगा. ग्लेविनाइजेशन एंड टिनिंग. The process by which an iron object is coated with a layer of zinc is called galvanization. पेंटिंग की तरह ही है बट आयन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा दिया, जिंक अगर लगा देते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लेविनाइजेशन. A similar process in which tin is used as the coating metal is called tinning. और जिंक की जगह अगर टिन लगा रहे हैं, टिंक मेटल लगा रहे हैं तो वो बन जाता है टिनिंग. Iron parts of machines and cars and even water supply pipes are galvanized to prevent rusting. अब पानी के जो पाइप होते हैं वो भी तो सारे उसके बने होते हैं, आयन के बने होते हैं, पर उनके अंदर और बाहर दोनों तरफ जिंक की लेयर लगाई जाती है, ग्लेविनाइजेशन किया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो. नेक्स्ट है ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट. जब एप्पल कट करके अगर आपने छोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है. तो वो किस वजह से होता है देखते हैं. Sometimes the cut slice of vegetables and fruits such as apple, pears, brinjals and potatoes turn brown when left exposed to air. This is called browning. जब भी एयर में लग जाते हैं ऐसे फ्रूट हो ही जाते हैं, जैसे पिक्चर आपको दी गई है इस तरह से फ्रूट हो जाता है. ब्रिंजल मतलब बैंगन भी ऐसे हो जाते हैं, टमाटो भी ऐसे हो जाते हैं. क्यों होता है? Browning is a chemical change in which some compounds in certain fruits and vegetables react with oxygen in the air to form a brown color substance called melanin. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ब्राउनिंग है इस प्रोसेस में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन और एयर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या बना लेंगे, ब्राउन कलर सब्सटेंस बना लेंगे जो कि होता है मेलेनिन. Browning can be prevented by either storing the fruit and vegetable slice under water और by rubbing the cut surface with lime juice. घर पे आप कभी भी देखना अगर मम्मी आलू काट रही होंगी तो साथ में पानी भी रखती हूँ, उसको कट करके पानी के अंदर डाल देती हैं आलू को ताकि वो ब्राउन ना हो. ऐसे फ्रूट्स भी अगर होते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप लाइम जूस लगा सकते हैं फ्रूट के ऊपर, ताकि वो अगर आपको देर से खाना है तो लाइम जूस लगा दें आप तो वो ब्राउन नहीं होंगे. तो प्रिवेंशन मेजर भी इन्होंने बता दिया. ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विथ विनेगर एंड बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ कैसे रिएक्शंस होते हैं देखते हैं. द रिएक्शन बिटवीन विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी ऑब्जर्व बाय कंडक्टिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वो इजीली कर सकते हैं. अगर हम स्कूल में होते तो हम इजीली कर लेते हैं. ठीक है, टेक सम विनेगर इन अ ग्लास बीकर एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. आप घर पे भी कर सकते हैं वैसे, बट मैं कहूँगी कि आप नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है. कुछ भी हो सकता है, घर वाले अगर करना चाहो तो आप पेरेंट्स की देख रेख में करना, वैसे मत करना, अपन स्कूल में ही करेंगे इसको. टेक सम विनेगर इन अ ग्लास बीकर एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. विनेगर ले लेना है आपको, उसके अंदर आप एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे. इवोल्यूशन ऑफ बबल्स इंडिकेट दैट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस. वहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं. द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज, आपको वर्ड ये आप कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे कि सोडा, हम कभी मार्केट में अगर सोडा पीने जाते हैं तो कैसे बबल्स ऊपर आ जाते हैं पूरे, वही चीज़ यहाँ पर होता है. ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द गैस बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर. द लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आप अगर पता करना चाहते हैं कि वहाँ पर वाकई में गैस निकली है तो वो जो बबल्स आ रहे हैं ना, उन बबल्स को पास कर दो लाइम वाटर मतलब नींबू के पानी में उन्हें डाल दो आप.
नींबू के पानी तक उसको पहुंचा दो तो वहाँ पर क्या होगा, एक वाइट कलर का सब्सटेंस, क्लाउडी सब्सटेंस बनेगा। तो वो आपको बताएगा कि हाँ दिस कन्फर्म्स दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो आपको बताएगा कि जो गैस आएगी वो कौन सी गैस है, जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन फॉर द टेस्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो वाटर आपको मिल जाता है। तो ये सिंपल सा केमिकल आप एक फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं इसकी घर में। अब आता है आपका फिजिकल चेंज, जो कि आपने कहाँ पढ़ा था, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 दैट द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसके अंदर नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। This changes occur only due to change in physical property of substance such as change in shape, size and state. ये फिजिकल चेंजेस का आपको कैसे पता चलेगा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ओनली दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है और कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शेप, साइज और स्टेट, या तो वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस। ठीक है, ऐसा वाला स्टेट्स उन्हें कहा जाता है। शेप और साइज आपको बताइए। Melting of wax, formation of steam, breaking of glass and tearing of paper are a few example of physical change. अब मोम को अगर पिघलाएंगे तो निकलेगा तो मोम ही। ठीक है, अगर स्टीम निकल रही तो मतलब क्या हो रहा है, वो गैस निकल रही। ग्लास टूटा है तो टूटा तो ग्लास ही, टूटने के बाद भी वो है तो ग्लास ही। पेपर को टीयर अगर कर लिया तो ऐसा तो नहीं उसके अंदर से इंक निकल गई है, पेपर ही रहेगा वो। ठीक है, तो ये था फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज एज वी कैन रीगेन शुगर बाय इवॉपरेटिंग द वाटर। रिवर्सिबल चेंज मतलब जिसमें हम प्रोडक्ट फिर से हमें मिल जाता है। जैसे कि शुगर अगर हमने पानी के अंदर घोल दी है, ठीक है, तो वो तो मिल गया, पर वो रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि हम वापस पानी को इवॉपरेट करके शुगर फिर से ले सकते हैं। However, shredding or tearing of a sheet of paper is an irreversible change as the paper cannot be easily restored to a single sheet. और अगर आपने पेपर को टीयर कर लिया है या उसको पूरी तरह से काट लिया है तो फिर आप उससे वापस पेपर वैसा सिंगल शीट पेपर नहीं बना सकते। तो वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज दोनों ही होते हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जिसमें आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। अ क्रिस्टल इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, एक स्पेसिफिक शेप के अंदर, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर होता है कंपाउंड, तो उसे कहा जाता है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड। क्रिस्टल क्या होते हैं, प्योर फॉर्म होते हैं किसके, सॉलिड कंपाउंड के। सॉलिड कंपाउंड जो होता है, जैसे शुगर है तो शुगर का अगर एक क्रिस्टल आप देखेंगे तो वो आपको एक स्पेसिफिक शेप, साइज सब में मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका प्योर फॉर्म है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड बाय विच अ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है, जब आप उसे सेपरेट करेंगे तो वो क्या किस फॉर्म में मिलेगा, आपको क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलेगा। क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। देखते हैं कैसे। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट जो आपको मिलता है, नमक जो घर में आता है हमें, वो आता है समुद्र से, और किस प्रोसेस के थ्रू आता है, वो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही आता है। सी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ अदर कंपाउंड्स एंड इम्प्योरिटीज। अब सोडियम क्लोराइड के साथ आता है, समुद्र में तो बहुत सारी चीज़ होती है, इम्प्योरिटीज भी होती है। तो सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ लार्ज ओपन पिट्स कॉल्ड सैंड पैन्स। ये आपको पिक्चर यहाँ दिख रही है। ठीक है, सैंड पैन्स में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। यूजिंग सन्स हीट द वाटर कलेक्टेड इन द सॉल्ट पैन्स इवॉपरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। और जैसे ही बहुत ज़्यादा जब धूप होती है तो पानी पूरा इवॉपरेट हो जाता है और बचता क्या है, सिर्फ सॉलिड पार्ट बचता है, जो कि होता है सॉलिड सॉल्ट होता है आपका। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस इज इम्प्योर एंड कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज। ठीक है, जो सॉल्ट आपको मिला इस प्रोसेस, सिर्फ पानी इवॉपरेट होने के बाद जो सब्सटेंस मिला है आपको, जो नमक मिला है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है। दिस इम्प्योर सॉल्ट इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस इम्प्योर सॉल्ट को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं।
A super saturated solution of impure salt obtained by evaporation in water is prepared by dissolving excess salt to a saturated solution at elevated टेम्परेचर। इसके अंदर क्या करते हैं, जो आपको सॉल्ट मिला है उसको आप पानी के अंदर फिर से घोल लेते हैं और अच्छे मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं पूरा एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब अच्छे खासे टेम्परेचर पर। दिस सॉल्यूशन इज बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड, रिमूव इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी। उसके बाद क्या होता है, जब वो पानी उबलता है उसको छान लिया जाता है जिससे इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती है। द फिल्ट्रेट इज देन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड अलाउड टू कूल डाउन स्लूली। अब जो आपको फिल्ट्रेट मिला है, मतलब जो बचा हुआ है, उससे अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है। अपॉन स्लो कूलिंग द सॉल्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन स्टार्ट सेपरेटिंग एंड एग्रीगेट टू फॉर्म क्रिस्टल। अब जैसे जैसे ठंडा होता है वो, तो क्या होता है, जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने आप को वो सॉल्यूशन से अलग करते हैं। द क्रिस्टल फॉर्म आर देन फिल्टर्ड एंड ड्राइड। और फिर जब क्रिस्टल फॉर्म जो मिला उसको आपने छान लिया उसे फिर से और उसे सुखाने रख दिया। सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस आर प्योर एंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। और जो आपको मिला है, ये सॉल्ट क्रिस्टल मिले हैं वो प्योर होते हैं, उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। थैंक यू सो मच।